हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम क्लास 12th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 5 कंटेम्प्रोरी साउथ एशिया। यानी कि आज हम सार्क के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि दक्षिण एशिया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है हमारी, कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका हमने चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आप जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले के जो 4 चैप्टर हमने डिस्कस किया उसको एक बार आप देख लीजिएगा, तब जाकर के आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो यानी कि जो हमारी बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो किन किन के लिए यानी कि किस किस पर्सन के लिए हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले जो स्टूडेंट क्लास 12th में है उनके लिए ये बुक काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, जिसके पास पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए ये आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। दूसरी, जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शनल पीएसआई आ रहा है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। प्लस क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो जीएस 2 में भी पूछा जाता है। तो हर एक एंगल से हमारी जो आज की वीडियो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता दूं, दे दूं, जो हमारा वीडियो सीरीज है वो किस पैटर्न में चलता है। अगर हम संडे स्टार्ट करते हैं, संडे से, अगर हम सिर्फ संडे संडे की बात करें, तो इसमें हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा 5 यूनिट में डिवाइडेड है। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है हमारा हिस्ट्री का। जो हमारा सेकेंड यूनिट है वो है हमारा पॉलिटिकल साइंस का। जो थर्ड यूनिट है वो होगा हमारा जियोग्राफी का। और जो यूनिट 4 है हमारा, वो होगा हमारा इकोनॉमिक्स का। और जो यूनिट 5 है हमारा, वो है हमारा सी सेट। तो इन 5 सीरीज में जो हमारे प्रीवियस ईयर यूपीएससी यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर है, उन 5 यूनिट में डिवाइडेड है, जिसमें अभी हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, इन तीनों को कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा चल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट। कल यानी कि इस संडे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। जैसे ही हमारा यूनिट कंप्लीट होते जाएगा, हम इसको धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। उसके बाद मंडे से लेकर के सैटरडे तक हम एनसीईआरटी बुक डिस्कस करते हैं, जिसमें भी हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस। उसमें भी हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 11th की फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों बुक कंप्लीट की जा चुकी है, प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जा करके ये सारी वीडियो देख सकते हैं। इसी के पैरेलल में हम एक स्टैंडर्ड बुक भी डिस्कस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक जो कि है हमारा एम लक्ष्मीकांत का, एम लक्ष्मीकांत, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक डिस्कस कर लिया है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो चैप्टर हमने 1 से लेकर 16 तक डिस्कस किया है, विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ किया है, जो कि प्रीलिम्स बेस पे क्वेश्चंस थे, उसके साथ हमने डिस्कस किया है। वो भी आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। और आपको ये दोनों पार्ट का, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों का आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 टेस्ट सीरीज भी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो वो आप वो भी देख सकते हैं जाकर के। तो इस पैटर्न में हमारा वीडियो अभी चलता है। आज हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। 4 ऑलरेडी यानी कि जो हमारी फर्स्ट बुक है उसमें 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड की जा चुकी है। तो जो हमारा फर्स्ट यानी कि जो हमारा चैप्टर 5 है कंटेम्प्रोरी साउथ एशिया, उसमें हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम साउथ एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। साउथ एशिया क्या है,
इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस ये करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आज तक सही ढंग से प्रॉपर वे में डेमोक्रेसी क्यों नहीं इस्टेब्लिश हो पाई थी, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम बांग्लादेश के बारे में समझेंगे, बांग्लादेश की क्या मेजर प्रॉब्लम्स है। इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट इंडिया, यानी कि जब 1971 में वेस्टर्न पाकिस्तान से अलग होके, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पे पाकिस्तान को जो विभाजन किया गया था वो एक वेस्ट पाकिस्तान के रूप में किया गया था और एक किया गया था ईस्टर्न पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन 1971 में क्या हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान से सेपरेट होकर के ईस्ट पाकिस्तान एक नया देश बना, जो था आज के टाइम पे जिसे हम बांग्लादेश करके जानते हैं। तो उसको डिस्कस करेंगे। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब उसके बाद की जो सिचुएशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर नेपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके क्या मेन कन्फ्लिक्ट है, क्या डिमांड्स है तमिल्स के, इंडिया की क्या इन्वेस्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट है या इंटरवेंशंस क्या है इंडिया के श्रीलंका के अंदर। फिर इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है श्रीलंका का उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम मालदीव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, भूटान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया के साथ जो भी इंडिया के जो नेबर्स कंट्री है, यानी कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, इन सब के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन है उसको भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यानी कि इस चैप्टर में आपका क्या है, हमारी जितनी भी जो नेबर्स कंट्री है, यानी कि जो पड़ोसी देश है, उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इंडिया और पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिया के क्या कन्फ्लिक्ट है, क्या इशू है। फिर बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो हमने 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके किया था बांग्लादेश के साथ, अपनी जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिजोल्व किया था। फिर कॉर्पोरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फील्ड में कॉर्पोरेशंस देखने को मिलते हैं इंडिया और पाकिस्तान वो बांग्लादेश के बीच में। फिर हम इंडिया नेपाल के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, कहाँ पे सहयोग है। फिर यही चीज हम श्रीलंका के फील्ड में केस में भी देखेंगे कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन कौन से संघर्ष वाले क्षेत्र है, कौन कौन सा कन्फ्लिक्ट एरिया है, किस किस एरिया में दोनों नेशंस में कॉर्पोरेशंस देखने को मिलता है। फिर इंडिया और भूटान के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिया मालदीव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सार्क के बारे में, इस बारे में सार्क, सार्क के क्या उद्देश्य थे और क्या कारण थे, इन सबको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे हम साफ्टा के बारे में, साफ्टा, साफ्टा की क्या उद्देश्य है और क्या मेन जो पोजीशन है, इसके ये सारी चीजें हम लेक्चर बाय लेक्चर डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट हमारे चैप्टर है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो साउथ एशिया है ये क्या है, साउथ एशिया किसे कहते हैं, यानी कि अगर बात करते हैं तो दक्षिण एशिया क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरा जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन कौन सी घटना कारण है जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर वे में जो डेमोक्रेसी है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। तो आज हम मेनली 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जो कि आज हमारा लेक्चर फर्स्ट रहने वाला। अगर हम साउथ एशिया के बारे में डिस्कस करें या आपसे कोई पूछता है कि भाई हमें ये बताओ कि साउथ एशिया क्या है, तो मेनली साउथ एशिया के अंदर कुछ कंट्रीज आते हैं, जिसमें आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यानी कि ये सारे नेशंस मिलकर के क्या बनाते हैं, साउथ एशिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साउथ एशिया। यानी कि सीधा सीधी आप ये समझिए कि जो साउथ एशिया है, इसमें जितने भी जो साउथ एशिया के नेशंस है वो सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, साउथ एशिया को बनाते हैं। अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो वहां पे हर एक नेशंस में
सेम काइंड की पॉलिटिक्स सिस्टम हमें नहीं देखने को मिलती है। जैसे कि बात करते हैं बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका, इसमें तो हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम नेपाल की बात करते हैं, मालदीव्स की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर वे में क्या है डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है। 2005 से पहले क्या था, नेपाल में क्या था, एक राजतंत्र था यानी कि मोनार्ची था। तो अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो साउथ एशिया में एक जैसी सेम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स सिस्टम हमें पॉलिटिकल सिस्टम देखने को नहीं मिलता। अगर हम साउथ एशिया की पॉपुलेशंस की बात करते हैं तो साउथ एशिया 1.9 बिलियन पॉपुलेशंस की क्या है आबादी वाला एक क्षेत्र है। यानी कि अगर हम पूरे साउथ एशिया को इमर्ज मिलाते हैं तो टोटल कितना पॉपुलेशन बनता है 1.9 मिलियन। साउथ एशिया की कुछ ऐसे फीचर्स है अगर बात करते हैं जो एक मेन फीचर्स है वो क्या है कि इसमें आपको अलग अलग रिलीजन और अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी मिल जाएंगे। अलग अलग रिलीजन्स की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या हिंदुज्म देखने को मिलेगा, बौद्धिज्म, इस्लाम, सिख्स, अलग अलग लैंग्वेज यानी कि अलग अलग रिलीजन्स के लोग आपको साउथ एशिया में देखने को मिलेंगे। और अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के जो लैंग्वेजेस बोलने वाले भी यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं ये इसकी एक क्या है एक विशेष फीचर्स है साउथ एशिया के, जिसमें आपको अलग अलग रिलीजन भी देखने को मिलेगा और अलग अलग लैंग्वेज बोलते हुए लोग भी दिखेंगे। जैसे कि कौन कौन सी लैंग्वेज दिखेगी, हिंदी, बंगाली, उर्दू, तमिल्स। फिर अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक जो रिसोर्सेस है उसके रूप में क्या माना जाता है, एक हब माना जाता है। क्या माना जाता है, हब। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे जो साउथ एशिया नेशन है उनकी इकोनॉमिक क्या है एक ग्रोइंग रैपिडली यानी कि लगातार बढ़ने वाली इकोनॉमिक के रूप में आज हम देख सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा भरपूर है साउथ एशिया में हम देख सकते हैं। तो ये है हमारा साउथ एशिया। साउथ एशिया में कुछ जो नेशंस आते हैं कौन कौन आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, फिर आपका नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब किसमें आते हैं, साउथ एशिया में। इसमें आपको अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर के यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस वाले लोग हमें देखने को मिलते हैं। पॉपुलेशंस की बात करते हैं तो कितना 1.9 मिलियंस की पॉपुलेशंस हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दो ऐसे साउथ एशिया की जो नेशंस है जहां की जो पब्लिक है, सिविलियन है, उन्होंने मिलिट्री रूल को भी क्या कर रखा है, एक्सपीरियंस कर रखा है यानी कि उनको अनुभव है। अगर हम बात करते हैं नेपाल के बारे में तो नेपाल क्या है एक संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कंट्री था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, हम नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी देख सकते हैं। फिर डेमोक्रेसी हम भूटान और मालदीव्स के अंदर भी देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया था कि जो हमारा साउथ एशिया है उसमें हर एक नेशन में सेम काइंड की पॉलिटिकल सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलती है। फिर बात करते हैं मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के अंदर। यदि हम मिलिट्री और डेमोक्रेसी की बात करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, उसमें हम क्या क्या बात कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये समझिए। अगर हम ये डिस्कस करें कि इसका एक सवाल ये भी हो, एक टॉपिक ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में सेना और जो लोकतंत्र है कि किन कारणों से प्रॉपर वे में पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश क्यों नहीं हो। इसके कुछ अगर हम रीजंस के बारे में बात करें तो वो भी आपको इसमें इसका आंसर पता चल जाए। यानी कि एग्जामिनर्स के द्वारा ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि आप उन मेजर पॉइंट्स को डिफाइन या मेजर पॉइंट्स पे नोट्स बनाए कि जिसके वजह से पाकिस्तान और जो मिलिट्री है उसके वजह से यानी कि डेमोक्रेसी और जो मिलिट्री है उसके वजह से प्रॉपर डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। अब हमें पता है कि 300 ईयर्स तक किसने हम पे रूल किया था, ब्रिटेन ने। यानी कि 300 साल तक हम किसके कॉलोनियल रहे थे, ब्रिटेन के। तो यानी कि जैसे ही 15 अगस्त
1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारा देश आजाद होने के साथ साथ क्या था, पार्टीशंस किया गया था हमारे देश का। क्यों? किस बेस पे? रिलीजियस के बेस पे, कि भाई जो एरिया मुस्लिम मेजोरिटी में होगी वो क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। तो इस बेस पे इंडिया की 3 भाग में पार्टीशंस किया गया था। एक था आपका वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा था इंडिया, और इसी पाकिस्तान का एक रीजन और था, वो था ईस्ट पाकिस्तान। तो जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, तो उसके बाद क्या है कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, तो दो पाकिस्तान उस टाइम बन के आए थे। एक था आपका ईस्टर्न पाकिस्तान, जिसे हम आज के टाइम पे क्या कहते हैं, बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और दूसरा था हमारा वेस्ट पाकिस्तान। तो अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में सेना और जो लोकतंत्र है, तो उसमें जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, तो किस बेस पे हुआ था, इस्लाम के नाम पे हुआ था, यानी कि रिलीजन के नाम पे हुआ था। तो पाकिस्तान के निर्माता जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, यानी कि जो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि जिन्होंने डिमांड रखी थी पाकिस्तान की, तो वो वेस्टर्न पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के क्या थे, के हिसाब से देश को चलाना चाहते थे। यानी कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो ये सोचते थे कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल चलेगा, वो किसके हिसाब से चलेगा, वेस्टर्न पाकिस्तान यानी कि जो वेस्ट पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। वो उनके वो ऐसा ही चलाना चाहते थे। उसके बाद क्या है कि वह ज्यादा दिन तक, लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनको टीबी की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए। तो अक्टूबर, अगर बात करते हैं अक्टूबर 1958 में, यहाँ पे देख लीजिए अक्टूबर 1958, अगर हम अक्टूबर 1958 की बात करते हैं, तो जो जनरल आयुब खान थे, उनके द्वारा क्या है, आयुब खान ने क्या किया था कि देश की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। यानी कि अक्टूबर 1958 में जो देश की जो सत्ता थी, वो किसके हाथ में ले ली थी, अपने हाथ में ले ली थी। और जो पब्लिक इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर थे फिरोज खानू, उनको उन्होंने हटा दिया था। तो इस तरीके से जो आयूब खान है, उनके द्वारा पाकिस्तान में, अगर बात करते हैं उनके द्वारा जो पाकिस्तान में उन क्या किया गया था कि जो आयूब खान ने देश के कई दशक डेकेड तक रूल किया था। जैसे कि आप ये समझिए, जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तो उनको हटा करके, यानी कि जो फिरोज खान थे उसको हटा करके 1958 में जो जनरल आयूब खान थे, उन्होंने सत्ता किसके हाथ में ले ली, अपने हाथ में ले ली। और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर डेकेड यानी कि दशकों तक उन्होंने क्या किया था, रूल किया था। और उनके द्वारा पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए इंस्टीट्यूट अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म की इस्टेब्लिश की थी, जिसके वजह से उन्हें क्या कहा गया, आयूबन रिवॉल्यूशंस भी कहा गया। फिर 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो जिसे आज के टाइम पे हम बांग्लादेश कहते हैं, वो पाकिस्तान से अलग हो गया। इसका कारण था सिविल वॉर। इसका कारण क्या था, सिविल वॉर। और सिविल वॉर का क्या कारण था, इसका जो मेन कारण था, जो वेस्टर्न पाकिस्तान थी, वेस्ट पाकिस्तान में क्या बोला जाता था, उर्दू लैंग्वेज बोला जाता था। क्या बोला जाता था, उर्दू लैंग्वेज बोला जाता था। तो वो अपनी कल्चर और अपनी लैंग्वेज वो किस पे थोपना चाहते थे, ईस्ट पाकिस्तान पे, ईस्ट पाकिस्तान पे। क्यों? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती थी, बंगाली भाषा बोली जाती थी, बंगाली बोली जाती थी। यानी कि जो पाकिस्तान का जो एक प्रांत था, उस पे क्या काफी ज्यादा अत्याचार किए जाते थे। अत्याचार से जो पीड़ित लोग थे वो कहाँ आने लगे थे, भारत में शरण लेने लगे थे। इससे क्या हुआ
फिर जो वहां की जो उत्तेजित होकर के जो हाशिया खान थे उन्होंने भारत पर हमला बोल दिया, और युद्ध में यानी कि 19 हमें पता है 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का एक वॉर भी हमें देखने को मिलता है। और इसी वॉर की वजह से क्या था कि पाकिस्तान, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो उसका उदय हुआ। और बांग्लादेश को पहला रीऑर्गेनाइज करने वाला जो नेशन था वो कौन था? भूटान था। कौन था? भूटान। यानी कि जब उनके यानी कि अगर अय्या खान के द्वारा जब भारत पर आक्रमण किया गया तो युद्ध में पाकिस्तान को क्या है, काफी हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा था। 16 दिसंबर 16 दिसंबर 1971 16 दिसंबर 97 को क्या हुआ था? बांग्लादेश एक नया नेशंस के रूप में उभर करके दुनिया के सामने आया कि अब बांग्लादेश भी क्या है, एक नया देश है जो किससे अलग होकर बना था? वेस्टर्न पाकिस्तान से अलग होकर के बना था। फिर 1988 के बाद, आफ्टर जिया डेथ के बाद, जो पाकिस्तान का जो रूल था वो दोबारा किसके हाथ में आ गया था? लीडरशिप ऑफ बनर्जी भुट्टो के हाथ में आ गया था, जो कि पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन जो भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी वो ज्यादा लंबे समय तक पाकिस्तान पे रूल नहीं कर पाई थी। 1990 में क्या हुआ था, उन पे करप्शन का चार्जेस लगा करके जो बनर्जी भुट्टो थी उनको प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया गया था। फिर 1999 में जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनको हटा दिया और सैन्य तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा उनके द्वारा कर लिया गया। मुशर्रफ ने शासन को देश को आधुनिक बनाने और पश्चिम के साथ अपने संबंध को सुधारने का प्रयास, यानी कि उनके द्वारा जो परवेज मुशर्रफ थे उनके द्वारा किया गया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं राजनीतिक विरोध और मीडिया के विरोध के कारण, वो ज्यादा उनकी कार्रवाई यानी कि फिर बात करते हैं उनकी कार्रवाई से भी थी। फिर अगर हम आगे बात करें 2007 में जो मुशर्रफ थे उनके द्वारा स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया और जो भी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको यानी कि उसको सस्पेंड कर दिया। जिसके व्याख्या के विरोध में क्या है, जितनी भी जो इंटरनेशनल जो बात करते हैं, जो नेशंस थे, अलग अलग नेशंस इंटरनेशनल लेवल पे इनकी क्या की गई थी, निंदा, क्रिटिसाइज किया गया था। उन्होंने 2008 में इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पे आसिफ अली जरदारी ने पब्लिक यानी कि फिर बात करते इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट इलेक्टेड को लीड किया था। तब से पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो पब्लिक है उन्होंने क्या क्या फील किया, एक तो इसमें जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी डेमोक्रेसी भी फील की थी, लेकिन उनके जो वहां की जो पब्लिक है, फिर बात करते हैं मिलिट्री रूल को भी वहां पे एक्सपीरियंस ली। तब से पाकिस्तान में संक्षिप्त स्थिरता की जो अवधि है उसका क्या हुआ, अनुभव किया गया था। यानी कि अगर पाकिस्तान के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया था रिलेटिव स्टेबिलिटी। और मिलिट्री का काफी ज्यादा रोल रहता है किसमें, पॉलिटिक्स में, यानी कि जिसमें सेना राजनीति के कम संतुष्ट भूमि की यानी कि भूमिका निभा रही थी। फिर बात करते हैं, हालांकि सेना अभी भी क्या है, पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। आज भी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे जो भी पॉलिटिक्स होती है, पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी कैसा होगा, किस नेशंस के साथ पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा होगा खराब होगा, ये सब किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मिलिट्री के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। आज के टाइम पे अगर हम 2023 के अकॉर्डिंग बात करें तो इससे पहले जब जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनके द्वारा वेस्टर्न कंट्री की काफी ज्यादा आलोचना की जाती थी। ये भी कहा जाता था कि जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने थे वो किसकी मेहरबानी से बने थे, तो पाकिस्तान की मिलिट्री के मेहरबानी से बने।
या फिर अगर बात करते हैं अभी की जो हम करंट प्राइम गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है उसकी बात करते हैं, तो वो भी जो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, जो भी उनकी पॉलिसीज रहती है नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में, फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग में, तो कहीं ना कहीं इसमें रोल कौन प्ले करता है, तो पाकिस्तान की मिलिट्री रोल प्ले करती है। तो जिसके वजह से क्या है कि हम ये ओवरऑल ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसमें मिलिट्री का कहीं न कहीं एक रोल रहता है। या बात करते हैं जो भी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है आज के टाइम पे, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है किसका? वो वहाँ की मिलिट्री का। अगर अब हम इसी में एक टॉपिक अगर और डिस्कस करना चाहें, तो इसमें ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, उसके रास्ते में कौन-कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ हैं, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि आज भी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर वे में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। तो इसमें आप एक पॉइंट ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ के जो रिलीजियस लीडर हैं, यानी कि जो धार्मिक नेता है का दबदबा। जैसे कि बात करते हैं कि पाकिस्तान की एक फेमस कहावत है, मशहूर कहावत है, फेमस डायलॉग है वहाँ की, कि वहाँ की जो सरकारें हैं, हमेशा से ही 3 पिलर पे टिकी रहती है। 3 पिलर कौन-कौन से हैं? जिसमें आपका आता है एक धर्मगुरु, यानी कि रिलीजियस आता है, यानी कि आप कह सकते हैं पहला पिलर आ गया आपका धर्म गुरु, दूसरा हो गया आपका सेना और तीसरा हो गया आपका अमेरिका। इसीलिए जब इमरान खान को उनके प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटाया गया, तो बार-बार इमरान खान के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि यहाँ पे जो सत्ता पलटी जा रही है, इसमें किसका रोल है? अमेरिका का रोल है। लेकिन एक्चुअली में बैकग्राउंड जो भी हो, अगर हम पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी चैलेंजेस की बात करते हैं, तो उसमें हमें जो पहला पॉइंट निकल के आता है, वो ये क्या निकल के आता है? जो रिलीजियस जो लीडर्स हैं, यानी कि जो हम बात करते हैं धार्मिक नेताओं का जो दबदबा है, उसके वजह से हम पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर वे में डेमोक्रेसी नहीं देख सकते। और उसी के रिगार्डिंग में पाकिस्तान की जो एक फेमस कहावत है कि पाकिस्तान की जो राजनीति है या सरकार है, हमेशा 3 पिलर पे टिकी हुई है। पहला था आपका धर्मगुरु, दूसरा सेना और तीसरा अमेरिका का नाम इसमें शामिल है। फिर दूसरा कहते हैं सेना पे भरोसा, यानी कि फेथ इन आर्मी, नहीं फेथ ऑन आर्मी, यानी कि सेना पर भरोसा। अब देखिए कैसे है। अगर हम सेना पे भरोसा की बात करते हैं, तो संघर्ष और भारत जो भी आज के टाइम पे अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? आर्मी का रहता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी लीडर पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट होके आता है, वो यदि रिलेशन सुधारना भी चाहे, तो वहां की सेना उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है, करने ही नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वहां की अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स में, तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका देखने को मिलता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में सेना का ही देखने को मिलता है। यदि आप बात देखिए, संघर्ष और जब बात करते हैं भारत की विरोधी का जो एनवायरनमेंट है, के कारण क्या है? स्वाभाविक है कि सेना पर लोगों का भरोसा ज्यादा होगा। आए दिन हम देखने को मिलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की आज के टाइम पे अगर हम बात करें, इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है, वो इंटरनेशनल लेवल पे, ट्रेड लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल की बात कर ले, हर एक लेवल पे क्या है? सबसे ज्यादा खराब है। तो जिसके वजह से कहीं न कहीं लोगों का जो भरोसा है वो किस पे चला जाता है? आर्मी पे चला जाता है। किस पे चला जाता है? आर्मी। क्यों? क्योंकि आए दिन हम न्यूज़ में सुनते हैं कि कहीं न कहीं बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान के साथ। और जब हम बात करते हैं, जब से इंडिया और पाकिस्तान जो नया नेशन बना है, तब से हम पाकिस्तान के साथ 4 वॉर लड़ चुके हैं। और हर बार जो हैवी लॉसेस उठाना पड़ा है, वो पाकिस्तान को उठाना पड़ा। तो जिसकी वजह से लोगों का स्वाभाविक है इस बात को लेकर के कि लोगों को भरोसा कहीं न कहीं किस पे टिका रहेगा? सेना पे ही टिका रहेगा कि वो कहीं न कहीं इन 4
जो हार है, जो लॉसेस में, इसका वो क्या करे, एक बदला ले। और दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि वहां के लोगों के मन में एक ये विश्वास है कि अगर आज जो उनका देश सुरक्षित है, वो किसके बदौलत, सेना के बदौलत ही सुरक्षित। तो एक ये चैलेंजेस देखने को मिलता है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्टेब्लिश हो पा रही है। उसके बाद बात करते हैं कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं कि जो पर्याप्त जो दबाव है वो नहीं, यानी कि किसी देश, समाज या उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बदलने का काम आसान नहीं होता। लेकिन इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय समाज पाकिस्तान पर अपना दबाव बनाए तो इससे सकारात्मक परिणाम निकलेगा। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका और जितने भी जो वेस्टर्न पावरफुल नेशंस थे, तो पाकिस्तान के सैनिक सरकारों का सहयोग और समर्थन देती है, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को अत्यंत आधुनिक हथियार और फिर जितने भी जो वॉरियरशिप है, इसकी अनुमति, यानी कि जहाजों की अनुमति यानी कि आपूर्ति है। आज तक बात करते हैं तो यूएसए के द्वारा ही पूर्ति की गई है। पाकिस्तान परमाणु हथियार वाला एक नेशन है, न्यूक्लियर वेपन वाला एक देश है। वे यदि आतंकवाद के हाथ में लग गए तो इससे पूरा जो साउथ एशिया रीजन है उसमें क्या हो जाएगा, तो पीस है वो डेंजर जोन में पड़ जाएगा, यानी कि पूरे जो हमारा साउथ एशिया है वो किस में आ जाएगा, अशांति में हो जाएगा। इसका जो चौथा कारण है, फोर्थ रीजन की बात अगर हम बात करते हैं तो वो है टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद का बढ़ना। आज जब भी हम इंटरनेशनली लेवल पे बात करते हैं टेररिज्म की, तो उसमें पाकिस्तान एक ऐसा नेशन साउथ एशिया का निकल के आता है जो टेररिस्ट को प्रमोट करने का काम करता है। और सेना कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में क्या करती है, टेररिज्म को, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं टेररिज्म को भी क्या करती है, सपोर्ट करती है। हमारी कंट्री के अंदर जितनी बार भी जो टेररिज्म अटैक हुए, हमने हर बार प्रूव किया कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है और हर बार पाकिस्तान उसको बचा लेता है कि ये हमारे नेशन से बिलोंग नहीं करता। तो ये चार ऐसे कारण हैं जिसके वजह से पाकिस्तान के अंदर अगर हम प्रॉपर डेमोक्रेसी की बात करें, वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है और ना आगे हो पाएगी जब तक ये मेन चार रीजंस पे पाकिस्तान के द्वारा काम नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो 1947 से लेकर के 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान किस नाम से जाना जाता था, वो एक पाकिस्तान था। लेकिन दिसंबर 1971 के बाद से क्या है, ईस्ट पाकिस्तान एक नया नेशंस के रूप में इमर्ज होकर के आया, जिसे हम कह देते हैं आज के टाइम पे बांग्लादेश। इसका मेन कारण क्या था कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है, जो वेस्टर्न पाकिस्तान में जो लैंग्वेज बोली जाती थी उर्दू, वो जबरदस्ती किस पे थोपा जा रहा था, ईस्टर्न पाकिस्तान पे, जबकि वहां पे बंगाली बोली जाती। तो इसके अगेंस्ट में क्या है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और जिसके वजह से 1971 में एक नया नेशन भर करके आया। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल यानी कि पश्चिम पाकिस्तान यानी कि संप्रभुत्व के खिलाफ एक लोकप्रिय संघर्ष का नेतृत्व उनके द्वारा किया गया था। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान ने नेतृत्व वाली जो अवामी लीग ने सभी सीटों पर क्या है, जीत हासिल की थी। लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के नेतृत्व में प्रभुत्व वाली जो सरकार ने विधानसभा बुलाने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो जो पाकिस्तानी सेना ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की, जिसके कारण बड़ी संख्या में भारत में लोगों ने क्या किया था, माइग्रेशन स्टार्ट शुरू कर दिया था, यानी कि बड़ी संख्या में जो जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहां की जो लोग थे, इंडिया के अंदर आना स्टार्ट कर दिया था।
तो भारत सरकार ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की मांग का समर्थन किया था और उनकी मदद की, जिसके कारण 1971 में हमारा एक वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ। और जैसे ही ये वॉर खत्म हुआ तो 1971 में एक नया देश आया, एक नया देश इंडिपेंडेंस हुआ, वो था ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि एक बांग्लादेश बना। और जैसे ही बांग्लादेश अपने आप को एक इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, तो उसने सबसे पहले क्या किया, अपने एक कॉन्स्टिट्यूशंस को एडॉप्ट किया, जिसमें बात रखी गई थी सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और यानी कि सोशलिज्म। वहां की जो गवर्नमेंट थी शेख मुजफ्फर, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट यानी कि जो अगर हम बात करते हैं, लेकिन जो आज के टाइम पे जो बंगाल की सॉरी जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, शेख मुजफ्फर यानी कि शेख मुजीबुर, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशंस में एक अमेंडमेंट किया गया, जिसमें क्या है, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर दिया गया, यानी कि लेकिन जो शेख मुजीबुर है, उनके अधीन में सरकार ने क्या संविधान में संशोधन किया और सरकार के राष्ट्रपति रूप का गठन किया गया था। फिर शेख मुजीबुर के द्वारा क्या है कि हत्या कर दी गई और जिया उर रहमान के तहत क्या है, एक सैन्य शासन की स्थापना की गई थी। उनकी हत्या कर दी गई और जो लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद ने सैन्य शासन को जारी रखते हुए इसे शुरू किया था। फिर वहीं पे बात करते हैं, एक लोकतंत्र समर्थक आंदोलन फिर से शुरू किया गया, जिसके कारण 1991 में चुनाव हुआ था। तब से बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र बांग्लादेश में कायम है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी के बारे में समझा। फिर हमने ये समझा था कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र के बारे में डिस्कस किया, और कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी प्रॉपर वे में स्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी या नहीं हो पाएगी, इन अगर कारणों पे काम नहीं किया गया तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसको समझा। फिर हमने साउथ एशिया रीजन्स किसे कहते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है आज जो भी हमने डिस्कस किया वो प्रॉपरली आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, नेपाल के बारे में डिस्कस करेंगे तो और श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने आगे के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी एडवाइस देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, और वीडियो का फीडबैक जरूर दें लाइक या डिसलाइक करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।